हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हममुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट चंद्रशेखर जलतारे सर है, जो बहुत ही नामचीन क्रिमिनल वकील है यहाँ के। 42 ईयर्स एंड प्लस, टू बी प्रिसाइज 43 ईयर्स की सर की प्रैक्टिस है। तो सर से हम ये जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह चलती है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बहुत ही बिजी शेड्यूल में हमारा सौभाग्य रहा कि आप हमें उपलब्ध हुए इस चीज़ के लिए। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन फाइल करने की क्या प्रक्रिया है और अंदाजन कितना वक्त लगता है उसको डिस्पोज ऑफ होने को। नागपुर में बेल एप्लीकेशंस जो है, ये सबसे पहले तो फाइल होते हैं एक नीचे ब्रांच ऑफिस है। जो केस में चार्जशीट आई नहीं है या जो केस जिसमें कमिट नहीं हुई है, ऐसे एप्लीकेशंस, मतलब जो केस किसी कोर्ट में अलॉट हुई नहीं है, ऐसे केस में अगर अपने को बेल का एप्लीकेशन हमको करना है तो हमारे लिए नीचे एक ब्रांच ऑफिस है जिसमें हम हमारा बेल एप्लीकेशन देते हैं। आरोपी के जो क्रेडेंशियल्स रहते हैं, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वकालतनामा, साथ में हमको 3 कॉपीज देना पड़ती है। एक कोर्ट की कॉपी रहती है, एक पुलिस की कॉपी रहती है और एक पुलिस की कॉपी रहती है, एक पीपी साहब की कॉपी रहती है। ये तीनों कॉपीज हम नीचे दायर करते हैं। ये करीबन 1-1:30 बजे तक फाइलिंग हो सकता है। ये 3 बजे ये एप्लीकेशन किसी खास कोर्ट में अलॉट हो जाता है। हमारे नागपुर में 32 पुलिस स्टेशन है और उसी प्रकार नियर अबाउट 25 तहसील में के पुलिस स्टेशन है। दीज पुलिस स्टेशन आर अलॉटेड टू पर्टिकुलर सेशन जजेस। तो जो भी कोर्ट का, जो भी पुलिस स्टेशन का मामला होगा उस कोर्ट में वो अलॉट होता है। तो अच्छा, दोपहर को 3 बजे वो फाइल पहुंचती है पुलिस वो पर्टिकुलर कोर्ट में, जहां के हम बताते हैं केस क्या है। और वो केस शॉर्ट में सुनने के बाद में कोर्ट हुक्म करता है कि ये केस में सरकार पक्ष का कहना सुना जाए और पुलिस को भी उनका कहना रखने की उनको इजाजत दी जाती है। एक करीबन अगर नागपुर खास के अगर केस है तो 5-6 दिन का समय लगता है, वरना वो 1 सप्ताह का समय दिया जाता है कि बाहर के पुलिस स्टेशन और पीपी लोग अपना जवाब दायर करें। दूसरे तारीख को फिर पीपी साहब भी तैयार रहते हैं, पुलिस वाले भी अपना सेल आते हैं। सबसे पहले हमारा युक्तिवाद होता है, उसके बाद में पुलिस अपनी हरकत पेश करते हैं, पीपी साहब आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर जहां तक हो सके तो उसी दिन कोर्ट अपना आदेश पारित करता है, या तो मंजूर करता है या तो नामंजूर करता है। ये सब समय के लिए साधारणतः एक 10 से 15 दिन का समय लगता है। अच्छा, अगर छोटी कलम रही तो जल्दी हो जाता है, लेकिन 302 वगैरह रहा तो कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती है। सरकार पक्ष को तथा पुलिस वालों को अपनी साइड रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अच्छा, मतलब एक तरीके से फाइल करने के बाद एक 15 से 20 दिन तक डिस्पोज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, एंटीसिपेटरी बेल का भी क्या इसी तरह से डिस्पोजल है? एंटीसिपेटरी बेल का भी यही सिस्टम है। जो पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को जो अलॉटेड जज है उसके पास में उनके पास में मामला जाता है। ये दोनों एप्लीकेशन फाइल करते वक्त हमको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म दिया जाता है कि आप इसके साथ में चेकलिस्ट क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो अगर हमारे साथ में एफआईआर कॉपी रही तो एंटीसिपेटरी बेल में ठीक लगता है, लेकिन एफआईआर कॉपी दायर करना मैंडेटरी नहीं है। तो उसी प्रकार अगर माननीय कोर्ट को अगर लगता है कि ये केस में अभी कच्ची बेल दे सकते हैं किसको सुने बगैर, तो कोर्ट हमको तुरंत इंटरिम बेल दे देते हैं और एक 7 दिन का समय मिल जाता है। और उसमें पुलिस वाले और सरकारी वकील साहब अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद में उसका फैसला हो जाता है। करीबन ये केस को भी उतने ही दिन लगते हैं जितने रेगुलर बेल को लगते हैं। अच्छा, 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन मैक्सिमम। मैक्सिमम। सर, अभी ये पूछना है कि जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं, जो लोअर कोर्ट में प्रोसेस होती है फिर, तो उस रिवीजन एप्लीकेशन का एक डिस्पोजल का अंदाजन क्या
टाइम समय होता है सर? जनरली रिवीजन एप्लीकेशन जब हम कोर्ट में पेश करते हैं तो जनरली निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टे होती नहीं, रिकॉर्ड बुलाया जाता नहीं। जनरली हमको यही बोलते हैं कि भाई आप सर्टिफाइड कॉपी पेश करो और उसके ऊपर ही अपन डिसाइड करेंगे। जहां बहुत जरूरी होता है वहां फिर निचले कोर्ट से रिकॉर्ड बुलाया जाता है और उसके बाद में फिर सरकारी वकील भी अपना उसमें पढ़ाई करके आर्ग्यूमेंट करते हैं। रिविजन्स जनरली 6 महीने में डिसाइड हो जाती है हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब अभी आपके कहने से मुझे ये पता चल रहा है कि कॉलिंग आरएनपी इज नॉट मैंडेटरी, सर्टिफाइड कॉपी में भी हियरिंग्स होते हैं। बिल्कुल, उसका उद्देश्य ये है कि रिकॉर्ड बुलाने के बाद में वहां नीचे में प्रोसीडिंग रुक जाती है। किसी छोटे इशू के लिए पूरी केस न रुक जाए, इसलिए हमारे यहाँ के विद्वान न्यायाधीश महोदय ये केयर लेते हैं। ओके सर, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो आते हैं निचले कोर्ट से, फॉर 138 के हो या कोई भी हो, उसका भी एक अंदाजन क्या टाइम फ्रेम बता सकोगे सर के डिस्पोजल का? करीबन 1 से 1.5 साल। ओके, क्योंकि जैसे कि 138 की जो केस आती है तो उसमें तो सबसे पहले एडमिशन के वक्त में उनको वो बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर जो 50,000 एक मान लीजिए कि जो आपका चेक था तो कम से कम 20-25 हजार तो भर दो पहले। तो ये कंडीशन थोड़ी उसमें रहती है। अच्छा, अपील्स होते हैं। ओके। अभी सर मैं पूछूंगा आपको कि जो सेशन ट्राइबल केस है एक्सक्लूसिवली आईपीसी के 302 वगैरह, इनको एक अंदाजन से क्या टाइम फ्रेम लगता है? अब इसका टाइम फ्रेम तो साहब हमारे नागपुर में देर आर 32 जजेस। हर एक जज की स्पीड अलग अलग होती है। करेक्ट। कुछ कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं कि जो कि उनके पास में केस अलॉट होते बराबर 6-8 महीने में डिसाइड कर लेते हैं। ओके। और कुछ कुछ कोर्ट में बिकॉज ऑफ ओवरलोड एंड देयर व्यूज ज्यादा टाइम लगता है। फिर भी मर्डर केस नागपुर में डिसाइड होने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम 1.5 से 2 साल है। ओके। कुछ केस 1 साल में भी होते हैं और कुछ केसेस 5-6 साल से भी पड़ी है, बट ऑन एंड एवरेज 1.5 to 2 years is a reasonable time in Nagpur to get decision. ओके सर, ये पूछना चाहूंगा कि एनडीपीएस के अलग कोर्ट है क्या यहाँ पे अपने यहाँ? एनडीपीएस के, जी हाँ, एनडीपीएस के अलग कोर्ट से, अपने यहाँ अपने अलग कोर्ट से मेन कोर्ट अलग है और आजकल थोड़े इधर उधर केसेस दे रहे हैं वो। अच्छा। हमारे यहाँ एनडीपीएस के झपाटे साहब है मिस्टर पीवाई लाड़े, सो DJ2 एंड DJ3 दे डील विद द एनडीपीएस केसेस मेनली। ओके। और सर पॉक्सो के लिए एक कोर्ट्स है यहाँ पे? हाँ, पॉक्सो के लिए तो यहाँ 5-6 स्पेशल कोर्ट्स है। Okay. जो खास करके जो रिटायर्ड जजेस है उनको उनका अनुभव ख्याल में लेते हुए उनको पॉक्सो केसेस दी गई है। वैसे नागपुर में हमारे 1 2 3 4 5 तो रिटायर्ड जजेस बैठते हैं और एक सर्विंग जो जज है मिसेस राउत, शी इज द हेड ऑफ पॉक्सो डिपार्टमेंट। उनके पास में पॉक्सो का सब फाइलिंग होता है एंड देन द केसेस आर अलॉटेड टू these 5 स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट, दे आर फास्ट ट्रैक, दे आर स्पेशल। अच्छा सर, एंटी करप्शन केसेस के लिए अलग से कोर्ट है अपने यहाँ पे? एंटी करप्शन केसेस में 2 पार्ट पड़ते हैं। एंटी करप्शन केसेस बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंटी करप्शन केसेस बाय सीबीआई। तो यहाँ 2 मेन जजेस है हु डील विद दिस केसेस। एक मिस्टर घुगे साहब है जिनके पास में सीबीआई का मामले जाते हैं और एक मिस्टर आजमी साहब है जिनके पास में स्टेट एसीबी जाते हैं। दे आर द मेन जजेस, बट देन दे अलॉट दीज केसेस टू डिफरेंट कोर्ट्स। नाउ एसीबी का ऐसा खास स्पेशल कोर्ट नहीं है, दे आर अलॉटेड टू डिफरेंट कोर्ट्स। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त 8 से 10 सेशन जजेस एसीबी में डील कर रहे हैं। अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बेल एप्लीकेशन होते हैं या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन होते हैं या क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन होते हैं, तो क्या ये एप्लीकेशन कोई इंग्लिश में दाखिल कर सकता है यहाँ पे या मराठी ही करना पड़ेगा? No, there is no compulsion. On the contrary, English is the preferred language in Nagpur. ओके। ज्यादातर से 95% एप्लीकेशंस इंग्लिश में ही दायर होते हैं। ओके। सिमिलर कनेक्टेड सर पूछना चाहूँगा आपको कि
आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इंग्लिश में? आर्ग्यूमेंट्स की बात ऐसी है, सब कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है, आर्ग्यूमेंट बोले तो युक्तिवाद। इट्स अ पर्सन टू पर्सन, ए काउंसिल ट्राइज टू कन्विंस द जज Correct. दैट माय केस इज करेक्ट। करेक्ट। तो जैसे मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ मेरे लैंग्वेज में इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, कभी एखादा कोई पॉइंट रहा तो संस्कृत भी आ जाती है, कभी उर्दू भी आ जाती है। तो आर्ग्यूमेंट की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती। और बाकी मराठी में भी आप कर सकते हो, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री आई विल से कि अगर आप मराठी में आर्ग्यूमेंट करते हो तो कई बार मराठी या हिंदी में मैं जानबूझ के कुछ सेंटेंसेस करता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट समझ सके कि उनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। करेक्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनको भी समझना चाहिए, प्राइमरीली उनका भी हक है, मेरे लिए मेरा वकील क्या बोल रहा है मुझे समझना चाहिए। करेक्ट। सब लोगों को इंग्लिश नहीं समझती है। तो आर्ग्यूमेंट के बाद में जब हम पूछते हैं लोगों की भाई आपके समझ में आ गया, तो बोलते हैं हाँ साहब काफी समझ में आ गए, बिकॉज काफी समझ काफी आपने उनकी भाषा में बोला। जी हाँ, जी हाँ। ओके। अभी सर ये आपको ये पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस जब रिकॉर्ड हो रहा है कोई भी केस में, सेशंस में, तो वो मराठी, इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज या कैसे होता है सर? बीच में सिर्फ मराठी का आ गया था, लेकिन अभी तो फिलहाल एविडेंस जो है वो इंग्लिश में भी होता है और उसको मराठी में भी लिया जाता है। ओके। और दूसरी बात, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट मराठी प्रिवेल्स। ओके। और अगर डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट विटनेस रहा तो उनका सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। अच्छा, डॉक्टर का मराठी में नहीं होता। नहीं होता है बहुत बार। अभी सिमिलरली कमिंग टू ऑर्डर्स, ऑर्डर जो जज साहब पास करते हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी होती है ऑन एन एवरेज में? ऑन एंड एवरेज ज्यादातर इंग्लिश रहती है, लेकिन कुछ कुछ साहब लोग हैं हमारे यहाँ जो कि मराठी में भी ऑर्डर पास करते हैं। अभी एक मिस्टर सुनील पाटिल साहब थे, फिलहाल वो अकोला में एडीजे है। उनके ऑर्डर्स अक्सर चाहे बेल हो चाहे जजमेंट हो मराठी में। अच्छा। अभी हमारे यहाँ भी कुछ अभी एक कनक दंडे करके मैडम आई है, मैडम सेशन जज, उनके यहाँ भी एक जजमेंट हुआ, दैट इज इन मराठी। ओके। तो मराठी में जजमेंट होना ये हमको तो अच्छा लगता है, ताकि पक्षकार को समझ सकता है अपनी केस क्या थी, क्या नहीं हुआ, अपने वकील ने क्या बोला, सामने वाले ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या सोचा, ये पक्षकार को समझ जाता है। ओके। तो पहले जो कानून एक जो क्लिष्ट उसका ये था पर्सपेक्टिव, वो नहीं रहा। अभी कानून जनसामान्यों को समझने लायक, उसके लिए अपने यहाँ सब प्रोसीजर चालू है। मतलब एक सामान्य आदमी को एलियन नहीं लगेगा, वो समझ पाएगा क्या हो रहा है उसके साथ। बिल्कुल समझ। अभी सर इससे जुड़ा एक छोटा सा एक सवाल ऐसा है कि कई सारे अभी मैं डिस्ट्रिक्ट में घुमा हूँ तो कई जगह पे अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह होते हैं। तो उस तरह से कोई हमारे नागपुर में ऐसा है कि कोई एक नेटिव लैंग्वेज, ट्राइब लैंग्वेज ऐसा कुछ? नागपुर में ट्राइबल लैंग्वेज तो चलती नहीं। नागपुर में 3 लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ओके। हिंदी इसलिए चलती है कि नेशनल लैंग्वेज है एंड नागपुर वाज द कैपिटल ऑफ सीपी एंड बेरार। यस। और मराठी तो खैर, मराठी अपनी हमारी मातृभाषा है। तो तीनों लैंग्वेज इक्वल चलती है हमारे। ओके, इक्वली चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये मुझे जानना था कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए कोई अलग से कोर्ट है आपके यहाँ? हाँ है। उसको एमपीआईडी वाली जो केसेस है हमारे यहाँ 2 कोर्ट जो है जो स्पेसिफिकली डील इन एमपीआईडी। अच्छा। लाडेकर साहब का कोर्ट है, मिस्टर साळुंके साहब का भी कोर्ट है। तो वो स्पेशल कोर्ट है उसमें। सिर्फ उसके लिए नहीं, उनके पास में बाकी भी केसेस है, लेकिन ये केसेस की पावर स्पेशली उनके पास में है। अच्छा। और भी 1-2 लोगों को पावर दिया है। दूसरा एक सर है कि ऐसा कोई दिन फिक्स है कि जिसपे मोको का हियर होगा या सीबीआई हियर होगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई नॉर्मल है, नॉर्मल कोर्स में बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कोई ये सीबीआई डे, ये मको का डे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अभी सर एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल क्या है, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे बिकॉज 43 इयर्स प्लस की आपकी प्रैक्टिस रही है। मेरे हिसाब से 15 से 1600 ट्रायल्स आपने चलाए हैं। 1600 ट्रायल्स इज अ वेरी बिग नंबर। कोई एक ट्रायल जो रह गई आपके, ऐसे तो बहुत रहे होंगे, बट एक ऐसा कोई एक झलक हमें बताइए विदाउट नेम्स के जो आपको याद रही है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड ट्रायल्स बहुत चलाए, एक से एक इंटरेस्टिंग थे, बहुत से छूटे, कुछ में कन्विक्शन भी हुआ, बहुत
अगर याद कर रखना चाहे तो बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो एक केस हुआ, एक महीना भर पहले, जो अभी भी मेरे मन में ऐसा, आई एम डिस्टर्ब विद दैट केस, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पक्षकार को तो मैंने एडवाइस किया था मानवाधिकार आयोग के पास में जाओ करके, लेकिन वो इतने गरीब है और इतने डरते हैं पुलिस से कि वो हिम्मत नहीं कर रहे। तो ये आज मुझे आपके ये सवाल की वजह से मुझे जनता को बताने का मौका मिल रहा है। आई एम थैंकफुल टू यू सर। एक केस थी, एक आदमी के ऊपर में इल्जाम लगाया कि उसने अपने पत्नी का गला दबा के मर्डर किया। उसमें उसके पिता जी को भी आरोपी किया, माँ को भी आरोपी किया गया। बात ऐसी थी कि इसके वाइफ को टॉन्सिलाइटिस, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक दिन रात को 3 बजे जब उसको बहुत तकलीफ होने लगी तो उसको दवाखाने लेके गए, वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। ओके। तो डॉक्टर ने बोला कि ये लाई है, डेड है, तो इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम में जब हुआ तो उसके मुंह पे कुछ थोड़े से ऐसे नाक के पास में, होठों के पास में खरोचे उसको दिखे। तो एक्सीडेंटल अकस्मात मृत्यु करके मामला दायर हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 6 महीने के बाद में जब पोस्टमार्टम का रिजल्ट कोई पक्का नहीं आया, तो 6 महीने के बाद में पुलिस वालों ने वो डॉक्टर को लेटर लिखा कि इसका मृत्यु टॉन्सिलाइटिस से हो सकता है, या उसको गला दबाने से, या उसको दम घुटने से हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखा, और मेरा यह कहना है कि ये टॉन्सिलाइटिस से नहीं हो सकता है और ये स्मॉदरिंग की वजह से मृत्यु हुआ है। तो इमीडिएटली 6 महीने के बाद में गुना कलम 302 में कन्वर्ट हुआ और ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया। 4 साल लगे सब। माँ बाप की तो बेल हो गई, पिताजी चालू केस में गुजर गए। 4 साल माँ आती रही, 4 साल आरोपी भी जेल से आता रहा और फिर केस चालू हो गई। वो जो केस में मैंने पाया, डॉक्टर ने तो क्रॉस में एडमिट किया कि ये एस्पिरेशन, जब टॉन्सिलाइटिस में उसके जब यहाँ पस वगैरह होता है तो पस कभी गले में आके खांसी में एस्पिरेशन हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने मंजूर किया। और मैंने हिस्टोपैथोलॉजी उसको पेश किया क्या रिपोर्ट, तो बोले हमने पेश नहीं किया। बोले हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद में अपना ओपिनियन दिया। बोले जी हाँ, ओपिनियन दिया। हमने पुलिस वाले को पूछा, बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपको समझ में आया? बोले समझ में आ गए। उसके ऊपर में आपको लगा कि 302 करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन वंडरफुल थिंग इज दैट ये मरने वाली का नाम था प्रीति वाकोडीकर, और जो डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट एग्जामिन किया वो एक कुसुम पाटिल नाम के लेडीज का पीएम रिपोर्ट देख के उसने ओपिनियन दिया। व्हाट नॉनसेंस! दैट डॉक्टर कुड नॉट रियलाइज दिस मिस्टेक, नॉर द पुलिस कुड रियलाइज दिस मिस्टेक। मैं मेरे पक्षकारों को बोला कि भाई फॉर नो रीजन यू आर बिहाइंड बार्स फॉर 4 years, आप मानवाधिकार आयोग के पास में जाओ और दाद मांगो। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़े और बोला साहब हमने कोर्ट बहुत देख लिया, हम ये सिस्टम से नहीं लड़ सकते। मेरा आपसे ये गुजारिश है कि ये मेरे स्टेटमेंट का अगर मानवाधिकार आयोग खुद हो के अगर कोई कॉग्निजेंस ले सकता है तो वो गरीब को कुछ न्याय मिले। ओके, ग्रेट। बहुत ही बड़ी चीज़ है सर ये जो आपने अभी बताई। मतलब ये केस ही नहीं है, एक तरह से एक अपील भी है आपकी तरफ से, ओपन अपील है। कितना कैजुअल अप्रोच रहता है आज गवर्नमेंट सर्वेंट का। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, दूसरा रिपोर्ट, दूसरा पुलिस वाला गुनाह क्या दायर कर रहा है, इनके चार्जशीट एग्जामिन करने वाले क्या एग्जामिन कर रहे हैं। वो तो जज साहब थे, उन्होंने उनको सब जब बताया तो व्हाट इज दिस, उठा के छोड़ दिया। और वो केस में जो कोई भी 302 के केस में पहला पॉइंट होता है वेदर होमिसाइडल डेथ इज प्रूव्ड। तो हमारे केस में माननीय न्यायाधीश महोदय ने लिखा है होमिसाइडल डेथ इज नॉट प्रूव्ड, इट्स अ नेचुरल डेथ। ओके, 4 साल जिंदगी के गए वो आदमी के। मतलब इट्स अ वेरी पिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली एंड दोज इंडिविजुअल्स के। बट एक ये बात है कि आप जैसे वकील हैं तो दे ऑल्सो फील के सी, मतलब आपकी जो ये सेवा है इससे लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा हम पे कि चलो एक बार गवर्नमेंट मिस्टेक करेगी लेकिन हमारे सर साहब तो बैठे जिसको करेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ
नागपुर में क्या, कोई भी ओवरऑल इंडिया में एडवोकेट्स दे फाइट फॉर द केस टू गेट जस्टिस फॉर देयर क्लाइंट। उनकी घर की तो केस होती नहीं, और कोई भी आदमी अपने क्लाइंट का भला चाहेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एडवोकेट। तो चंद्रशेखर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिर्फ हमें क्रिमिनल साइड के बारे में बताया नहीं, लेकिन कुछ और भी आपने अलग एंगल्स इसमें बताए हैं। तो आपके ये पूरे व्यस्त शेड्यूल में आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपका आभारी हूँ सर। धन्यवाद।